तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और देखिए इस सवाल को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, एक कहीं मान लीजिए बॉक्स है उसमें 30 बल्ब है, टोटल 30 बल्ब्स है, और इसके अंदर विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब, तो 24 सही होंगे, 4 और नॉन डिफेक्टिव लिख देते हैं, गुड भी लिख सकते हैं, मैं लिख के छोड़ रहा हूं। 4 बल्ब्स आर ड्रॉन, 4 बल्ब्स 4 ड्रॉन लिख दीजिए, बल्ब तो ड्रॉ ही कर रहे हैं। एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है 4 एक साथ निकाल लीजिए, चाहे एक एक करके निकालिए विथ रिप्लेसमेंट। जब विथ रिप्लेसमेंट कहा जाता है तो हमारी जो हमारी जो इवेंट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि पहला वाला बल्ब अगर आप निकाले हुए हैं और निकाल कर उसको वापस रख देते हैं, तो जब दोबारा निकालेंगे तो पहली दफा क्या निकला है या क्या नहीं निकला है ये दूसरे वाले बल्ब की प्रोबेबिलिटी पर असर नहीं डालेगा, क्योंकि आपने वापस रख दिया है। ये भी मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं। तो यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगी, एक दूसरा तीसरा चौथा जो बल्ब निकाल रहे होंगे। बात समझ में आती है। अब देखिए जो यहां बात करें जो डिफेक्टिव बल्ब है, टोटल 30 हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पीडी में लिख देता हूं। तो डिफेक्टिव थे 6, टोटल है 30, तो 1/5 आ गई। और इसी तरीके से नॉन डिफेक्टिव वाले की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, तो 24 नॉन डिफेक्टिव हैं और टोटल 30 हैं, तो उसको काट पीट डालें तो कितना बचेगा, 6 4 जा एंड 5 जा, 4/5। बात आपकी समझ में आई, ये मैंने एक बेसिक चीज निकाल दी है। अब यहां पर क्या क्या केसेस बन सकते हैं, देखिए जो रैंडम वेरिएबल है इनके हिसाब से फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब आप जब 4 बल्ब को ड्रॉ करेंगे तो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है भाई, कोई भी डिफेक्टिव ना मिले 0, या फिर 1 डिफेक्टिव मिले, या 2 डिफेक्टिव मिले, या 3 डिफेक्टिव मिले, या 4 डिफेक्टिव मिले। तो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये वैल्यूज लेता ये दिख रहा है, ठीक, ये वैल्यू लेगा, इसी पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते चले जाएंगे। इस सवाल को जब आप आगे वाला एक टॉपिक पढ़ लेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत जल्दी इसको समझ लेंगे या कर लेंगे, लेकिन उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि पढ़ा नहीं है अभी। जब पढ़ लेंगे तो इसी सवाल को दोबारा लगाइएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। खैर अभी मैं चर्चा उसी तरह लॉजिक के हिसाब से लेके चल रहा हूं। तो अब यहां पर समझिएगा मेरी बात, P लिखा, हम x बराबर 0 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि चारों बल्ब जो आपने ड्रॉ किए हैं उसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं मिला है, तो नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, ये कहानी है इसकी, ठीक। और ये सारी आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, है ना, तो ये सब आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देखिए मैं 1-2 बार करके दिखाऊंगा, फिर मैं करूंगा और आप समझेंगे। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट किया गया है। अब जो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी थी वो 4/5 थी, तो 4/5 को 4 बार आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इसको लिख सकते हैं 4/5 की पावर 4, और इसको कैलकुलेट कर डालिए, वैल्यू आ जाएगी कितनी, 256/625। तो पहला प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ये बना। दूसरी बात करते हैं x बराबर 1 के लिए, यानी इसमें जो केस बन रहा है एक डिफेक्टिव हो बाकी डिफेक्टिव नहीं हो। तो यहां पर जिसे सपोज करिए n एक केस हो सकता है, मैं डैश करके दोबारा लिख देता हूं, या समझ पा रहे होंगे आप, इसको लिख सकते हैं n, या आप लिख सकते हैं n, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें क्या, dn। ये देखिए 4 केसेस बन रहे हैं, ब्रैकेट चाहें तो लगा लें, और ये जो कॉमा लिखा इसका मतलब क्या है, और मैं समझा भी देता हूं एक में, बाकी आप समझ जाएंगे। इसमें 4 केसेस आपके बन रहे हैं। अब इसको देखिए यहां पर ये जो चीज लिखी इसका मतलब मैथमेटिकल क्या है, मैथमेटिकल है n d यूनियन, और ये हो या ये हो या ये हो, फिर n dn, फिर यूनियन, फिर n d n,
फिर यूनियन, फिर डी एन एन एन। ये कहानी है मैथमेटिकल अप्रोच में। ये चारों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक साथ नहीं घट सकती। ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं तो एक साथ नहीं घटेंगी, तो इसको अब लिखा जा सकता है पी एन 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 डी प्लस, ये 11th में भी पढ़ा था, अभी मैंने सवालों में इससे पहले जो आए उसको भी करके दिखाया है। ये मैं अभी कर रहा हूं, बाकी सवालों में समझाऊंगा आपको, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये प्लस करके क्यों लिख पाए एडिटिव थ्योरम, थ्योरम ऑफ एडिशन, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी इसलिए लिख पाए, वरना नहीं लिख पाते। अब ये जो आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसको करने का मतलब है पी एन इंटू पी एन इंटू पी एन इंटू डी, ये हमें लिखना होगा। और देखिए यहां पर भी भले सीक्वेंस कुछ और हो, आएगी यही वैल्यू। मैं एक लिख के दिखाता हूं, आगे डैश करके छोड़ दूंगा। यहां देखिए पी एन इंटू पी एन इंटू पी डी इंटू पी एन प्लस, तो यहां पर देखिए ये एन वाली 3 प्रोबेबिलिटी, एन वाली 3 प्रोबेबिलिटी, डी वाली 1, बस उसका सीक्वेंस ही तो बदल रहा है। वैल्यू जो इसकी आएगी वही इसकी आएगी, वही तीसरे की वही चौथे की, 4 बार वही वैल्यू आएगी। बात पकड़ पा रहे होगे। अब इसको मैं लिखता हूं पी एन की वैल्यू कितनी कि नॉन डिफेक्टिव निकले, तो नॉन डिफेक्टिव की वैल्यू थी मेरे ख्याल से 4/5 थी। कहां गई भाई, ये 4/5 थी, तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, और डिफेक्टिव की मैं कलर बदल देता हूं। अरे डिफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी 1/5, और यही यहां पर आ जाएगा। देखिए यहां बस सीक्वेंस अलग है, 4/5, 4/5, 1/5 और फिर 4/5। ऐसे ही ये 4 बार लिखोगे आप 4 टाइम्स, ठीक। तो यहां पर 4 बार यही वैल्यूज लिख रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी वैल्यूज को, तो ये 4/5 का क्यूब और ये 1/5 का पावर 1। जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ये इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। खैर अभी समझिए क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पकड़ना ही है। तो ये 4 इंटू 4/5 का क्यूब और साथ में 1/5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 256/625, 256/625। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक बातें मैं बता दे रहा हूं। x इज इक्वल टू 1 की भी चर्चा खत्म हो गई। अब x बराबर 2 पर आ जाओ। यहां पर देखो, तो बच्चों x बराबर 2 की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से आप लिखिए, 2 बनाने का मतलब क्या है, मैं सीधे लिख रहा हूं कि 2 डिफेक्टिव हो, 2 नॉन डिफेक्टिव हो। तो मैं डी डी एन एन से शुरू करता हूं, बीच में यूनियन लगा रहा हूं क्योंकि ये हो या ये हो, और ये का मतलब ओ आर है। अब दूसरे में क्या करता हूं, इसको खिसका खिसका के लिखिए, डी को आगे लेके चलिए। एक पैटर्न बना लीजिए लिखने का जिससे आपको लिखने में सुविधा हो। फिर एन को किनारे ले लो, फिर डी डी एन आ गया, फिर आप एन को इधर वाले को बढ़ाना शुरू करो, एन डी आ गया, फिर यूनियन ले लो, फिर एन एन डी डी आ गया, और एक और आ जाएगा जिसे आप लिखेंगे एन डी डी, ये आ चुका, तो डी एन एन डी, तो उसको मुझे लिख देना चाहिए। 6 केसेस आते हैं, तो डी एन एन डी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 केसेस आपके सामने हैं। ये सब केसेस आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं जो मैं समझा चुका हूं, तो ये सब एडिशन में चले जाएंगे। मतलब इसको मैं कॉन्सेप्चुअली लिख देता हूं, वर्किंग में सीधे लिखने वाला हूं इस बार। ये देखिए ऐसे आप लिख देंगे। क्यों ऐसे लिख पाए हैं, क्योंकि ये सब कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एन डी डी एन में आगे नहीं लिख रहा हूं, सब ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए क्योंकि ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो इसको पी डी इंटू पी डी इंटू पी एन कर सकते हैं। और यहीं पे देखिए यहां भी यही बात आप लिखेंगे, बस सीक्वेंस अलग अलग होगा। मैं लिख के दिखा रहा हूं, इसको लिखोगे देखो पी डी इंटू पी एन, बाकी का आप समझ जाएंगे पी डी इंटू पी एन, और बाकी जो इसी तरीके से कितने हैं, 6 हैं कुल, वो लिख दिए गए हैं। अब क्योंकि ये जो पी डी की वैल्यू थी डिफेक्टिव वाले की, वो थी 1/5, और नॉन डिफेक्टिव की 1/5, और नॉन डिफेक्टिव की थी 4/5। यही देखिए सेम वैल्यू यहां लिखेंगे, बस ऑर्डर अलग है। डिफेक्टिव है तो 4/5, डिफेक्टिव है तो 1/5,
और नॉन डिफेक्टिव है तो 4/5, और ये हो गया डिफेक्टिव तो 1/5, और ये 4/5। आप देखेंगे क्या कि इसकी सीक्वेंसिंग भले अलग हो, लेकिन जो फैक्टर ये है वही फैक्टर ये है सेम। ऐसे कितने फैक्टर आ जाएंगे? ऐसे 6 फैक्टर आ जाएंगे। तो इसको 6 अगर एक्सप्रेशन आते हैं तो मैं यहाँ सीधे ही उसको बढ़ाकर क्या लिख सकता हूँ, 6 × 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 का स्क्वायर। अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो ये सारी चर्चा ना करके सीधे ये लिख पाएंगे आप। लेकिन अभी क्योंकि वो टॉपिक सामने नहीं आया है, इसलिए मैं वही लॉजिक, एकदम बेसिक लॉजिक पे चल रहे हैं, और वो अगर मालूम है तो प्रोबेबिलिटी कभी गड़बड़ नहीं होगी। ये वैल्यू आ जाएगी 96/625। तो इसकी भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब x की वैल्यू 3 के लिए निकालेंगे हम लोग। तो p लिखो x बराबर 3। 3 का मतलब क्या रहा? इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, समझ में आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो p लिखते हैं, और कौन कौन सी कंडीशन बन गई? 3 यहां पर हमारे हैं डिफेक्टिव, तो ये डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव यूनियन। फिर n किसका किसका के लिख दीजिए, 4 केसेस बन जाएंगे आपके, ND, फिर यूनियन DN DD यूनियन N∭D। ये देखिए ये कहानी है आपकी। और ये चारों की चारों कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो फिर वही चर्चा, DDN प्लस DDND, और इसी तरीके से बाकी के 2 भी लिख लेने चाहिए। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। इस इतने खोल के प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लगता आपने अभी तक सोची होगी। खैर, अब ये आपस में क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसको लिखा जा सकता है PD इंटू PD, और इसी तरह देखिए सारे एक्सप्रेशन एक ही जैसे मिलेंगे, सीक्वेंस अलग अलग मिलेगा। बस अगले में आ जाएंगे तो लिखोगे PD इंटू PN इंटू PD, और बाकी 2 मैं नहीं लिख रहा हूं, डैश डैश करके छोड़ रहा हूं चारों के लिए। इस एक्सप्रेशन में देखिए 2 बार D की प्रोबेबिलिटी, 2 बार D की, 2 बार N की, 2 बार N की, बस सीक्वेंसिंग का फर्क है, फैक्टर में फर्क नहीं आएगा। अब मैं यहां पर ये वैल्यू लिख देता हूं। PD का मतलब था जो डिफेक्टिव मिले 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, नॉन डिफेक्टिव मतलब 4/5। यहां आ जाओ, डिफेक्टिव 1/5, 4/5 इंटू 1/5, और ऐसे ही हमारे पास कितने फैक्टर हैं? 4। आगे लेके चलते हैं। अब हमें 4 एक ही एक्सप्रेशन मिलेंगे तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई, और यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं 1/5 का क्यूब, ये देखिए, और साथ में यहां लिख दीजिए 4/5 का पावर 1। 4 फैक्टर थे, 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, चारों को जोड़ोगे तो आ गया 4 इंटू 1/5 का होल क्यूब इंटू 4/5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 16/625। ये भी निकल आया, देखिए बिल्कुल एक एक बारीक बारीक पॉइंट। अब x की वैल्यू 4 के चारों डिफेक्टिव हो सकते हैं बच्चों, तो p की वैल्यू मैंने ले ली x बराबर 4। अब इस केस में तो सभी के सभी डिफेक्टिव होने चाहिए, इसका यही मतलब है। सारे डिफेक्टिव होने का मतलब क्या है? सारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये हो जाएगी PD इंटू PD, 4 बार PD मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 4 बार PD का मतलब है ये डिफेक्टिव 1/5 था, इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। मैं 1/5 की पावर 1/4 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसको कनेक्ट कर पाएंगे आपको आसानी लगेगी। बस ये देखिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल चुके हैं। अब इसको मैं इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना देता हूं। तो ये साहब इसका ऐसे आप एक टेबल नुमा खींच लीजिए, ये रहा x, ये रहा px, और x की वैल्यू कहाँ तक गई थी? 0 गई थी, फिर 1 गई थी, फिर 2 गई थी, फिर 3 तक गई थी, और ये चौथी भी गई थी। ठीक, जो प्रोबेबिलिटीज निकाली थी वो थी पहली वाली 256/625, अभी मैं दिखा भी दूंगा। अगली भी यही आई थी 256/625, फिर 96/625 जो वैल्यू थी उसका 16/625, और लास्ट वाली 1/625। ये आंसर आ गया, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, आप कॉपी कर लीजिए और इसको ध्यान से
शांति से समझ भी लीजिए। ऐसे सवाल अगर करने आपको आ गए तो आपको प्रोबेबिलिटी में कोई भी सवाल किसी भी लेवल का आपको दिक्कत नहीं देगा बेटा। तो ये आप नोट कर लीजिए बेटा, एक एक चीज़ बारीक बारीक बातें आपको बता दी हैं, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा ये आपने। पॉज करिए और उसको नोट कर डालिए। ये बेटिया देखिए, इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर दिया है, सामने से हटाऊँ, आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर मैं आगे लेके चलता हूँ और यहाँ कहीं आके इसको रोकता हूँ। बिल्कुल नोट करते रहिए बड़ी ही बढ़िया तरीके से, सारी चीज़ आपकी मदद के लिए आपके सामने है, बस आपको समझना है और सवालों को बना लेना है। बस ये देखिए सॉल्व हो गया इस तरीके से, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा वर्किंग भी नहीं मांगेगा, बस समझते रहिए। तो इस सवाल को देखिए, देखते हैं और दिखाते हैं कितना आसान है। ए कॉइन इज बायस्ड, एक जो कॉइन है वो फेयर कॉइन नहीं है, वो थोड़ा सा गड़बड़ सिक्का है ना। इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल, यानी अगर टेल आता है हमारा एक बार उसको उछालने पर, तो हमारा हेड आएगा 3 बार। जैसा तीन बार चांसेस है हेड आने के अगर टेल एक बार आता है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार उछाले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स, तो एक्स रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, नंबर ऑफ टेल्स। समझिए कितना आसान है। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। भाई नंबर ऑफ टेल है तो हो सकता है एक्स में कोई किसी में टेल ही ना आए, 2 बार उछाले हो, एक में टेल आए या 2 में टेल आए, बात खत्म, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकती 2 सिक्के उछालने पर। यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच में लिखूं अगर हेड, तो हेड 3 बार फेवरेबल है, टोटल 4 केस हैं, 3 1 4 मिला के। इसी तरह अगर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूं तो उसको लिख दूंगा 1/4, ये भी हमको मालूम चल चुका है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां से फटाफट निकालना शुरू करते हैं और देखिए कितना मस्त निकलेगा। P लिख दिया, x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब है कोई भी टेल नहीं मिला, मतलब केसेस के हिसाब से हमने जब उसको उछाला तो दोनों में हमारा हेड आ गया, तभी तो कहोगे कि आपको टेल नहीं मिला, क्योंकि जो सैंपल स्पेस है यहां कहीं सैंपल स्पेस लिख देते हैं तो आप जानते ही हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही तो एक बार 2 बार उछाले उस सिक्के को तो ये आएगा। तो हेड हेड है, तो हेड हेड का मतलब क्या है, अब दोनों आपस में बायस थी और ये क्या बन गई, आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। सिक्का उछाले हैं, पहली बार उछालने के बाद देखिए एक बार सिक्का उछाला है, दोबारा फिर से उछालेंगे तो पहली बार क्या आया है या नहीं आया है उसका असर दोबारा उछाल पे थोड़ी पड़ता है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाती हैं। तो एच एच यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पी एच इंटू पी एच, पी एच की वैल्यू यहाँ से 3/4 थी, तो 3/4 इंटू 3/4 लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9/16। पहली कहानी खत्म। ये बहुत ही छोटा, पिछला सवाल थोड़ा लेंदी था, ये बहुत ज़्यादा छोटा नजर आ रहा है। एक्स की वैल्यू ले लीजिए 1, एक टेल, तो ये 2 केसेस बन गए। तो बी ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी मान लीजिए HT हुआ या TH हुआ, समझ पा रहे होंगे। उसको मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HT यूनियन TH। अब आप ध्यान से देखें तो बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में से एक ही घटेगी एक बार में, तो आप इसको लिख सकते हो PHT प्लस PTH, और आपस में ये इंडिपेंडेंट है HT वाली, तो इसको लिख सकते हो PH इंटू T और यहां PT इंटू PH। ये बात समझ में आती है, वैल्यू रख दीजिए, खत्म हो गया खेल। दोनों एक्सप्रेशन का सीक्वेंस अलग है, वैल्यू तो वही आएगी। तो PH का मतलब है 3/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4। अब इसको कैलकुलेट करना होगा, थोड़ी जगह चाहिए। ये वैल्यू हो गई 3/16 प्लस 3/16 और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6/16, यानी वैल्यू हो जाएगी 3/8। ये और इस वाले का तो हम लोगों ने निकाला ही था। अब एक और वैल्यू बचती है शायद x बराबर 2 के लिए, तो Px = 2, यानी दोनों में टेल आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, तो बस ये हो गया साहब PT इंटू PT। यहाँ पर P लिख देना, छूट छाट जाए तो ना, समझदार हैं आप।
तो PT इंटू PT का मतलब टेल आने का 1/4 था, तो 1/4 इंटू 1/4 और ये 1/16। बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया इसका। ये देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए। ये बहुत ही आसान सवाल रहा। x रहा, px रहा और x की वैल्यू क्या थी, 0 ले सकती थी, 1 ले सकती थी या 2 ले सकती थी। ये 2 वाला दिख ही रहा है, ये है 1/16। इससे पहले वाला आया 3/8, इससे पहले वाला 9/16। ये आंसर आ गया। तो ये बहुत ही सरल सवाल था। मैं हट जाता हूँ, आप इसको क्या बोलते हैं कॉपी कर लीजिए। जैसे आप जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मौका मिल जाता है पेन दीजिए जो मैं लिख पाऊँ, तो आप इसको कॉपी कर लें बेटा। आपकी जो भी परेशानी उससे मुझे भी सीखने का मौका मिलता है कि आपको क्या चाहिए। खैर, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। यहाँ पर इसका भी नोट डाउन आप कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो और नोट कर लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सरल सवाल, एग्जामिनेशन में पूछते हुए होते हैं, लेकिन ये सब सोचते हैं आपको आता नहीं है, आपको आता है। तो देखिए कितना सरल है। ये कहेंगे आपसे ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद कह रहे हैं डिटरमाइन k, फिर दूसरी कंडीशन बोली है, फिर तीसरी बोली, फिर चौथी बोली, सबके लिए डिटरमाइन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, दो कंडीशन होती है, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए सारी प्रोबेबिलिटीज, और साथ में समेशन ऑफ PI, इन सब का जोड़ 1 होना चाहिए। सिग्मा PI जो आप बोलते हैं, ये दो कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए। तो पहले पार्ट में हमारी k की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज क्या है, 0 से बड़ी हो, साथ में इन सब का सम कितना हो, 1 हो। ये प्रोबेबिलिटीज लिखी है तो मैं सीधे इसको ऐड कर रहा हूं। ये प्रोबेबिलिटीज है, देखिए। तो 0 प्लस k प्लस 2k ये प्रोबेबिलिटीज हैं, प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, और इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या निकलता है। तो ये k जोड़ लेते हैं पहले। देखिए 2 2 4 1 5 5 3 8 8 1 9 9k, तो ये आ गया। स्क्वायर वाले टर्म k स्क्वायर 2 1 3 और 7 3 10 10k स्क्वायर, ये आ गया। कोई कांस्टेंट भी है शायद, तो कांस्टेंट 1 था, तो उसको इधर ले लो तो ये -1 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन बना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक सा बन गया है, इसके फैक्टर करके वैल्यू निकालनी होगी। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये देखिए 9 करके आ गया है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, 10 और 1 में कर लीजिए। तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे ले लो 10k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, तो k प्लस 1, ये सब आप जानते ही हैं। यहाँ पे आप वैल्यू आ गई k प्लस 1 कॉमन, और दूसरी वैल्यू हो गई 10k माइनस 1। 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आई, k बराबर -1 और k बराबर 1/10। ये एक्सेप्टेड, ये रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू अगर -1 रख देंगे, यहाँ k की वैल्यू -1 रख देंगे तो एक प्रोबेबिलिटी हमारी निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव अलाउड नहीं है, देख पा रहे हो ना। इसलिए ये यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। ब्लैक कलर से दिखाते हैं, थोड़ा हाईलाइट हो जाए। ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मेरे बात को आप पकड़ पाए होंगे। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी टेबल तो हमेशा ही चाहिए होगी अपने को। तो प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x की वैल्यू लेस देन, जहां तक 3 लिखा है, तो 3 से छोटे में इन 3 प्रोबेबिलिटीज को मैं ऐड करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा P0 प्लस P1 प्लस P2। 3 से कम, तो 3 ये था, इसको छोड़ दो, 3 से कम लिखा है, दिस दिस दिस। तो यहाँ पर वैल्यू जो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई भी पड़े और इसको लिख भी पाए हम लोग। ठीक है साहब। तो यहाँ पर P0 की बात करते हैं, वो तो खुद ही 0 था। P1 की बात करते हैं जो कि k के बराबर था, और P2 तो ये 2k के बराबर था। टोटल वैल्यू आ गई 3k, और k की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 1/10। तो 3 इंटू 1/10 यानी 3/10 दूसरे वाले का आंसर आ गया है।
मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तीसरा वाला मैं साइड में यही कहीं भिड़ा देना चाह रहा हूँ क्योंकि इस टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यहाँ कहीं आता हूँ और एक कलर को बदल लेता हूँ जिसे अलग से आपको दिखने लगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं तीसरे पार्ट को ले रहा हूँ। ठीक है साहब, लिखा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है। तो ग्रेटर देन 6 का मतलब है इससे बड़ी, इससे बड़ी तो 7 ही है, तो p लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन 6। तो मतलब क्या रहा, p7 जिसकी वैल्यू है 7k² प्लस k, और k की वैल्यू 1/10 थी। तो ये आपने 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 डाल दिया। तो ये वैल्यू होगी 7/100 प्लस 1/10, ये 17/100 आ जाएगा। भाई 10 एलसीएम ले, 100 एलसीएम ले लेना, कर मारना। तो ये नंबर 3 का आंसर आ गया। अब कोई और कलर पकड़ लेते हैं और यहीं पर नंबर 4 कर लेते हैं। नंबर 4 यहाँ लिख लेते हैं, शायद कुछ अलग दिख रहा हो। कहाँ गए भाई, ये चौथा। अब p की वैल्यू इन्होंने बोली है 0 से बड़ी चाहिए और 3 से छोटी चाहिए। तो 0 से बड़ी तो एक से शुरू होंगे और 3 से छोटी 1 + 2, तो p1 + p2। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। p1 का मतलब है k और p2 का मतलब है 2k। टोटल आ गया 3k। k की वैल्यू थी 1/10, तो इसकी वैल्यू हो गई 3/10। ये आंसर हो गया। बस खेल खत्म हो गया, यही इन्होंने पूछा था, सवाल ही खत्म हो गया। इसको नोट कर लें आप। मैं हट जाता हूं और मेरे ख्याल से स्लाइड ठीक है, इसको नोट करें। पॉज कर लीजिए, पॉज है ही है, और इसको नोट कर डालिए। फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों। तो ये इसको ले जाता हूं आगे, यहाँ कहीं पे देखिए आराम से ये आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 था मेरे ख्याल से। ये 8वां नंबर हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आइए चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान है, वहाँ पे टेबल देती है, यहाँ टेबल हम बना लेंगे, उसमें क्या है। तो लिखा है द रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, वेयर k इज सम नंबर। बहुत अच्छी बात। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, वही कहानी और ये भी वही कहानी है। टेबल जो दी थी हमें बनानी, बस इतना ही फर्क है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर टेबल के रूप में x और इसे लिख दो px। देखो ये बन गई टेबल। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू ये बता रहे हैं हो सकती है वो हम पुट करना शुरू कर देंगे। तो ये x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 2 हो सकती है, 1 और 2 हो सकती है, और अदरवाइज लिख दी है तो तीसरा वाला अदरवाइज भी ले लो, अदरवाइज। तो ये एक टेबल और बना लीजिए, खत्म हो गया खेल। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी तो ये था k, x की वैल्यू 1 थी तो ये था 2k, फिर x की वैल्यू 2 थी तो ये था 3k, और अदरवाइज में था 0। बन गई टेबल। वही सेम सवाल हो गया भाई साहब। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। अब आप ये जानते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहूंगा। ये अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल अक्सर आता है। ये दोनों कंडीशन इसको फुलफिल करनी होंगी। तो ये k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, समेशन pi 1 हो। तो आप इनको ऐड कर दीजिए पहले पार्ट के लिए, k + 2k + 3k + 0 बराबर 1। और यहां से आप देख रहे हैं 3 2 5 1 6, 6k की वैल्यू हो रही है 1। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 1/6। इससे सरल क्या होगा बताइए, 5th क्लास का बच्चा कर लेगा ये। नंबर 2 बी पार्ट में कुछ अलग अलग पार्ट हैं तो उनको भी निपटाते हैं। देखिए कितने आराम से। p लिखा है, कलर बदल लो भाई। तो p लिखा है x की वैल्यू लेस देन 2। ये है ना पहला वाला कहानी। तो लेस देन 2 का मतलब p0 p1, बस इसको लिखो p0 और p1। p0 कितना है k और p1 कितना है 2k, तो वैल्यू हो गई 3k, और k की वैल्यू 1/6 रख दीजिए, तो की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये आंसर हो गया इसका कितना, 1/2। अब इसके बाद px इज इक्वल टू और लेस देन 2 की बात कर रहा है। थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर से लिखता हूँ जिसे आपको एकदम साफ दिख पाए। p लिखा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, तो कोई परेशानी नहीं है, 2 भी ऐड कर लो उसमें। तो ये रहा p0 p1 और आगे आ गया p2। अब मैं ये लिख के नहीं दिखा रहा हूं, ऐड कर दूंगा सीधे, k 2k 3k 6k
6 इंटू 1/6 वैल्यू आ गई 1। समझ पाए होंगे इसमें है ही क्या। और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, तो यहां पे एक कलर और बदल लेंगे भाई, तो लिख देते हैं P ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कौन सी वैल्यू है भाई, 2 या 2 से बड़ी, तो ये हो गई x बराबर, इतना ना लिखने की जगह केवल 2 ही लिख दें तो भी आप समझ जाएंगे, और P अदरवाइज उससे जो बड़ी वैल्यू है, अदरवाइज तो वैसे ही खाली है। तो ये P2 हो गया साहब 3K, और वो तो 0 था, तो ये वैल्यू हो गई 3K, और 3K का मतलब है K की वैल्यू 1/6 है, तो 3 इंटू 1/6 यानी वैल्यू हो गई 1/2। बस ये आंसर हो गया, ये भी आंसर है, खत्म हो गया सवाल। इसमें कुछ था थोड़ी, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट मार दीजिए, मतलब नोट डाउन कर लीजिए। ये साहब आप प्यार से नोट कर लें, इसको अगला सवाल बनाएंगे फिर। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आपने। ये यहाँ पर देखिए, बहुत इस पे सवाल आते हैं बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। इस पे एक सवाल आना बनता है और इस बार भी आएगा, हमेशा आता है, मतलब आप ईमान के चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, आइए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी काफ़ी आसान है, इसमें मीन पूछ लिया है आपसे, कोई बात परेशानी वाली है ही नहीं। फाइंड द मीन नंबर, मीन का मतलब मीन या म्यू निकालना, जिसे आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोला करते हैं। खैर अभी समझाऊंगा। ऑफ हेड्स, ठीक है, इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर, 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। तो फेयर कॉइन के 3 टॉस किए हैं आपने, तो सैंपल स्पेस क्या बना बेटा, जानते ही तो कितनी बार लिख चुके हैं, ट्रिपल हेड, या एच एच टी एच टी एच टी एच एच, फिर एच टी 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 एस टी, और 8 केस बनते हैं। ये आप नींद में भी लिख लेते होंगे मुझे लगता है, अब कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार काउंट कर लीजिएगा, कहीं झटके से मिस ना हो जाए एग्जाम में। 8 केसेस हो गए, सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं। अब जो रैंडम वेरिएबल है x, वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, तो इसको लिख दीजिए नंबर ऑफ हेड्स। इसी का में मीन निकालना है, तो ये हो गया नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स में क्या हो सकता है, जब 3 बार आपने उछाला है तो ऐसा हो सकता है कि x में किसी में हेड ना आए, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, पॉसिबल वैल्यूज वो हो जाएंगी, या मैं इवेंट ही लिख दूं पहले, सपोज, अरे इसमें यही समस्या है, खैर आगे करते हैं। तो क्वेश्चन याद ही है कि कोई हेड नहीं आए, तो मान लो ट्रिपल टेल आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 0। भाई कोई हेड आएगा ना, x क्या नंबर ऑफ हेड्स, तो ये वैल्यू 0 हो गई ले देके। अब आगे की बातचीत करते हैं कि x में मान लीजिए हमारे पास औरों की एक हेड आ जाए, यहां से ये 3 केसेस देखिए बनेंगे इसके। ये तो अगर हमारा एच टी टी होता है या हमारा एक्स टी एस टी होता है, आपको बिल्कुल बेसिक एकदम पक्का मजबूती रहे, और ये वैल्यू हो गई 1। तो आप देख रहे हैं कि एक हेड आ रहा है तो 1 लिख दिया। इसी तरीके से मान लीजिए 2 हेड की चर्चा कर रहे हैं, तो ये 3 केसेस बन गए, तो एच एच टी या फिर एच एक्स एच टी एच या फिर एक्स टी एच एच, इसमें आपकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, अब आप तीसरी बात करें कि आपने 3 टॉस किए हैं, तो तीनों में आपकी वैल्यू क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो उसमें क्या वैल्यू हो जाएगी 3। तो पॉसिबल वैल्यूज एक्स की क्या क्या हो गई, 0 1 2 3। इन्हीं पे प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिर मीन। ठीक है साहब बेटा, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, कलर भी बदलेंगे और P निकालते हैं। जब x हमारा कितना था, 0 ले लो, तो 0 का मतलब एक फेवरेबल केसेस है, टोटल केसेस 8 हैं, तो 1/8 हो गया। भाई ट्रिपल टी वाला इसमें से कितने, एक ही तो है। अब इसी तरीके से P लिख दिया हमने, x बराबर 2, ये वाला केस पकड़िए, तो 3 इसके फेवरेबल केसेस हैं, टोटल 8 हैं। फिर P x 1 तो डाले ही नहीं, पहले 1 तो कर लेते, तो इसको हटाओ और पहले 1 करो,
तो 1 के लिए ये अलग, ये 1 के लिए 3 केसेस फेवरेबल हैं, टोटल 8 हैं। फिर पी एक्स बराबर 2 डाला, 3 अगेन फेवरेबल, टोटल 8 हैं। और फिर पी डाला एक्स बराबर 3 वैल्यू, जहां पर एक फेवरेबल था, 8 है। आप देख पा रहे होंगे ये इसकी वैल्यू निकल के हमारे पास आ रही है। तो ये अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते फटाफट आसानी से। ये देखिए यहाँ पर अब टेबल बनाने गए हम लोग, तो ये देखिए टेबल खींच मारी है, इसमें क्या है। एक बार आप समझ जाएंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये तो देखते ही मेरे को दिमाग में आ जाता है। तो x की वैल्यू 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी और बेटा फिर 3 थी। अब यहाँ पे कलर वलर बदल लो भाई। तो 0 के लिए वैल्यू क्या थी 1/8, 1 के लिए 3/8, 2 के लिए 3/8 और 3 के लिए 1/8। ये देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। अब मीन निकालने की बात कर रहा है या एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसका मतलब होता है समेशन xi pi, फॉर्मूला है। अब आप जोड़ के लिख डालिए इसमें क्या रखा हुआ है, ऊपर लिखे जाते हैं। x ये है तो 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8। अब इसमें है ही क्या जो ना कर पाए आप। ये खत्म हो गया 0 से, ये 3/8 बचा, ये 6/8 बचा और ये 3/8 बचा। अब यहाँ पे एलसीएम हो गया 8 और 6 3 9, 9 3 12, तो ये वैल्यू हो गई 12। 4 से मार दो डिवाइड तो 3/2 यानी 1.5 आपका आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा कि मीन 1 से बड़ा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, रैंडम वेरिएबल का मीन है। तो आप घबराइएगा नहीं कि 1 से बड़ा हो गया, गलत है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ये सवाल खत्म हो चुका है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल कर लेंगे। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बड़े प्यार से करिए। तो सवाल तो यहीं से सोल्यूशन नोट कीजिए, सवाल उड़ चुका है। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है, नोट कर लिया होगा। और ये प्रोबेबिलिटी यहाँ तक आ जाओ भाई, खत्म हो गया शायद। ये यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसको मैं हटाऊँ, नोट पॉज करके नोट किया होगा, कोई दिक्कत की बात नज़र नहीं आती। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हो जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही आसान, देखिए कितने प्रेम से होगा। ये सब डराने के लिए बनाए जाते हैं क्वेश्चन, होता थोड़ी है कुछ। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 पासे फेंक दिया आपने साथ में। अरे कितनी बार फेंकाओगे भाई, ठीक है। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस, तो रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। ये पीछे पिक्चर है, जहां मैंने कुछ दबाया उड़ जाएगा। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, हमको यही निकालना है, इसी को मीन आप बोलते हैं, इसी का फॉर्मूला समेशन SI PI होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा, x की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए होंगी। तो पहले में देख लेते हैं कि 2 पासे जो आपने फेंके हैं उसमें ऑब्टेनिंग ए 6 और 6 ना आना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले मैं लिख देता हूं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब नंबर ऑफ सिक्सेस हैं, हो सकता है दोनों पर 6 ना आए, है ना, तो वैल्यू हो जाएगी 0। दोनों में से किसी एक पर 6 आए तो 1, दोनों पर 6 आए 2। तो 0 1 2 इज द पॉसिबल वैल्यूज, और लिखते जाएंगे। और 6 आने की मैं 6 को s लिख देता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, और नॉन 6 आने को मैं n कह दे रहा हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। मेरे ख्याल से आपने बात पकड़ ली, बहुत अच्छी बात। अब x ले लेते हैं, x = 0। इसका क्या मतलब है कि दोनों में किसी में 6 नहीं आया है। नॉन 6 ऑन बोथ, नॉन 6 ऑन बोथ, ये लैंग्वेज में मैंने लिखा आपको समझाने के लिए। बाकी कैसे लिखेंगे, इसको लिखोगे PNN। PNN का मतलब होता है n इंटरसेक्शन n, ठीक। ये सब बातें इसलिए लिखता हूं कि पकड़ पाए, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। पहले में क्या आया, दूसरे पासे पे क्या असर डालेगा, वो दूसरा अलग ही काम है। इसको लिख दो कि PN × PN, और PN की वैल्यू कितनी थी 5/6 × 5/6। देखिए कितनी आसानी से इसको लिख दिया गया है 25/36। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल एग्री होंगे, ना एग्री करने वाली कोई बात इसमें नजर नहीं आती। अब दूसरी बात लेते हैं, x की वैल्यू देखिए आ गई 1।
तो मैं लैंग्वेज में ना निकल के ऐसे लिख रहा हूं कि दोनों में से किसी एक पर 6 आ रहा है, पहले में 6 दूसरे में नहीं 6, और पहले में नहीं 6 और दूसरे में 6। ये देखिए ये सिचुएशन है। और का मतलब यूनियन होता है मैथमेटिकली, तो SN यूनियन NS। और आप समझ पाए होंगे कि ये दोनों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ नहीं घट सकती, एक घटेगी तो दूसरी नहीं घटेगी। तो इसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं जैसे बाकी सवालों में किया है, SN प्लस PNS। क्यों? क्योंकि ये दोनों इवेंट्स क्या थी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इतना लिख देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ME का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब यहां पर ये दोनों इवेंट्स आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। तो PS इंटू PN प्लस PN इंटू PS। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं कलर बदलते हुए, तो ये PS की वैल्यू हो गई 1/6 इंटू 5/6 और 5/6 इंटू 1/6। दोनों तो टर्म एक ही है, बस सीक्वेंसिंग का फर्क है दोनों में। तो ये हो जाएगा 5/36, 5/36, 5 5 10, 10/36। ये इसकी कहानी निकाल आई। अब x की वैल्यू 2 और बची है, वो निकाल लेते हैं। तो P ले लीजिए जब x की वैल्यू 2 है, यानी दोनों पे 6 चाहिए। तो PS इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, PS और 1/6 इंटू 1/6 यानी 1/36 हो गया, सब बन गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। तो यहां पर इसको ऊपर ले जाते हैं, आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खींच दीजिए। x PX बहुत ही आसान, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, जो पॉसिबल वैल्यूज थी। 0 जब हो गई थी तो आई थी 25/36, 1 जब हुई थी तो वैल्यू आ रही है यहां पर 10/36, और जब 2 आ रही है तो वैल्यू आ रही है 1/36। वेरिफिकेशन पूछे, जोड़ के सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है, जोड़ के आप दिखा दीजिए 1 आ रहा है, जो कि आ रहा है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x की बात की थी, अब मीन निकालने की। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी इसे आप सिंपली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखते हैं, जिसकी वैल्यू समेशन xi pi होती है। तो मैं ये वैल्यू डाल देता हूं फटाफट। तो xi मतलब 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36। तो ये तो पहला वाला निपट गया, दूसरे में 36 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 12, तो 12/36 यानी 1/3 इज द फाइनल आंसर। देखिए क्या है इसमें, एक झटके में आपको समझाना नहीं होगा तो 2 मिनट लगेंगे इसको करने में, है ही नहीं कुछ। खैर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार आप समझ गए तो समझ लीजिए आप हीरो बन चुके हैं। नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें वो आप पकड़ लेंगे तो यू विल बी मास्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोई शक नहीं है। बस आपको करना क्या है, लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखना है। खैर ये नोट डाउन कर लीजिए, आप इसके ऊपर ले जाते हैं। लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देखते रहिएगा तो आपको एक एक फंडा क्लियर हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा। फिर मैं उसको ऊपर ले जाता हूं, ये खत्म हो जाता है सवाल यहां पर। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 था, जो कि हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आओ तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और सरल भी है। तो देखिए कितने प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, आपने कर रखे होंगे तो मिनटों में हो जाएंगे। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा इन वर्ड्स पर, ये जरूरी होते हैं वर्ड्स, मतलब रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें से आप 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक निकाला नंबर, 1 नंबर जो निकाला वो वापस नहीं डाला, फिर दूसरा निकाला, सेकंड नंबर। यानी ये कहानी क्या है? विथआउट रिप्लेसमेंट। इसको समझना जरूरी है, रिप्लेसमेंट, ये कहानी है इसकी। ठीक, अब लिख रहा है जो रैंडम वेरिएबल x है वो डिनोट करता है लार्जर ऑफ द 2 नंबर, लार्जर ऑफ द 2 नंबर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि सपोज करिए पहले आपने निकाला और पहले आपने निकला, पहली ड्रॉ में निकला, समझा रहा हूं आपको एग्जांपल के तौर पे, पहले ड्रॉ में आपका निकला नंबर 3 और सेकंड ड्रॉ में आपका निकला नंबर सपोज करिए 2, तो इसमें 3 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि जो बड़ी है इन दोनों में से।
पहले में निकला बाय द वे 4 और दूसरे में निकला 5, तो ये 5 हो जाएगी, बड़ी वैल्यू, x बड़ी वैल्यू है। मेरे ख्याल से बात को आप पकड़ पाए होंगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 6 नंबर हैं, इसमें से 2 नंबर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, वो कितनी तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इसको क्या लिख देना चाहिए, द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 numbers without replacement, विदाउट ऐसे रिप्लेसमेंट लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। तो पहले वाले के लिए कोई भी 6 नंबर चूज कर सकते हैं, जो एक निकाल लोगे वो कम बचेगा, 5 बचेंगे तो 6 × 5 30 वेज आ जाएंगे। पहले 6 नंबर थे फर्स्ट ड्रा में, कोई भी निकल सकता है, जो निकला वो निकल गया, बचे 5। अब 5 तरीके दूसरे के हैं, तो 6 × 5 वही 11th क्लास की PNC प्रियंका चोपड़ा तो ये 30 वेज हो गए। तो टोटल वेज क्या है, टोटल तरीके, बात पकड़े रहना बेटा, टोटल वेज ये थोड़ा मजाक करते रहते हैं तो संभाले रहिएगा। अब मैं बात करता हूं कि जो x रैंडम वेरिएबल है, ये वैल्यू क्या क्या एक्वायर कर सकता है। देखिए ये इंटरेस्टिंग है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल वगैरह नहीं लिख रहा हूं, x लिख रहा हूं सीधे। तो देखिए x में 2 नंबर निकालेंगे जो बड़ा हो, तो भाई 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 निकालोगे तो अगला नंबर 1 से बड़ा ही निकलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है, 1 भी नहीं निकल सकता। तो शुरुआत हमारी 2 से होगी कि पहले आपने ड्रॉ किया 1 आया और दोबारा ड्रॉ किया तो शायद 2 आ गया, तो कम से कम 2 होना चाहिए। 2 के बाद 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये पॉसिबल वैल्यूज है 2, 3, 4, 5, 6। अब x की वैल्यूज है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, क्योंकि हमको फाइनली मीन निकालना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जिसे आप बोलते हैं। चलो भाई इसको थोड़ा सा ऊपर बात को समझाते हुए बढ़ रहे हैं हम लोग। यहां लिखते हैं, ये फोटो पे लिख दो, कहीं कुछ गलती से दब जाए तो उड़ जाता है। तो x बराबर 2, उसका समाधान नहीं खोज पाया हूं मैं। तो x बराबर 2 के लिए क्या होगा कि 2 नंबर जो निकले हैं उनमें से 2 बड़ा हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, पॉसिबिलिटी केवल देखिए यही है कि पहला नंबर 1 निकले, दूसरा नंबर 2, या फिर पहला नंबर 2 दूसरा नंबर 1, यही तो हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, वरना ये 2 बड़ा कैसे लोगे। समझ में आ गई अपने को बात। अब इस सिचुएशन में 1, 2 और 2, 1 अगर हम बात करें तो इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन सीधे मैं लिख रहा हूं कि टोटल वेज थे 30 और ये 2 तरीके फेवरेबल है। तो 2 तरीके अगर फेवरेबल हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/30। तो 1/15 इज योर आंसर। और अगर यहां पे आप वो केस भी लगा दें जिसकी हम बात कर रहे थे, मतलब ये दोनों केसेस कैसे हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/ ऐसे करके आप कर दें तो भी वैल्यू यही मिलेगी। देखिए मैं दिखा देता हूं, आगे नहीं करूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे सब्जी ये दोनों मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, भाई दोनों में से एक ही घटना होगी, तो आप लिख दीजिएंगे P12 प्लस और का मतलब यूनियन P21। अब 1-2 होने का एक फेवरेबल केसेस टोटल 30, दूसरे का 1 और 30, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2/30, तो ये 1/15 फिर आ गया। तो हम लोग इसको बार बार नहीं करेंगे, जो चीज़ें हमें हमारे लिए अनुकूल होंगी उसी को पकड़ेंगे। तो ये आप समझ गए मेरे ख्याल से। ये चर्चा यहाँ नहीं करेंगे कि ये मैं हटा नहीं रहा हूँ अभी, खैर ठीक है, समझ गए ना। इसको नहीं लिखना, ऐसे ही कर लेना, आसान पड़ेगा। आगे चलते हैं, अब बात पकड़ते हैं, दूसरा कलर पकड़ लेते हैं। P x की वैल्यू 2 हो गई, अब P ले लो x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू जब 3 लोगे तो कौन कौन से केस हो सकते हैं, 3 नंबर चाहिए बड़ा हमको। तो ऐसा हो सकता है कि पहले में 1 आए, दूसरे में 3 आए। फिर ऐसा हो सकता है कि पहले में 2 आए, दूसरे में 3 आए। फिर ऐसा हो सकता है तीसरे में 3 आए, दूसरे में 1 आए। 3 1 भी हो सकता है और 3 2 भी हो सकता है। ठीक, ये कहानी देखिए, 4 केसेस यहां बन रहे हैं, मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होंगे। 4/30, 4 फेवरेबल, टोटल 30, और इसको सॉल्व करोगे तो 2/15 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप निकाल पा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब x की वैल्यू ले लो 4, तो यहां पर P लिया और x की वैल्यू डाली बेटा कितनी, 4। तो 4 लेने में तो एक नंबर तो 4 हो गई। शुरू करो ऐसे ही, 1,4, 2,4,
3,4 और फिर इसमें 4 करोगे तो दूसरा छोटा चाहिए, फिर 4,2 और 4,1। मेरे ख्याल से ये बराबर लिखा है 2 2 4 2 6, टोटल 6 केसेस बन रहे हैं। तो 6/30 और इसको आप 6 पंचे 30 यानी 1/, अगर सही लिखा है तो आप 6/30 को 1/5 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर। देखिए 1/5 की जगह भी लिख सकते हैं, ये 15 सब में मिलेगा, तो मैं इसको चाहूँ तो 3/15 भी लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ये एलसीएम सेम मिलेगा, जोड़ने में आसानी होगी बाद में, वरना वो फिर एलसीएम लेते फिर हो। खैर आप जो चाहें वो करें, सब कुछ करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कलर लेना चाह रहा हूँ कोई दूसरा। अब p की वैल्यू पकड़ लो, x बराबर 5। तो आप 5 पकड़ें तो 1 और 5 पकड़ लीजिए, फिर इसको 2 कर लो, 5 कर लो, 3 5 4 5, फिर 5 4 5 3 5 2 5 1। काफी लिख डाली वैल्यूज हमने। 8 बन रही शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस बन रहे हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना होगा, जगह खत्म होती दिख रही है। तो 8/30 इसको भी 15 वाले फॉर्म में ही लिखते हैं, जिससे बाद में कैलकुलेशन आसान बनी रहे हमारे लिए। सब में 15-15 आ रहा है। अब p की वैल्यू ले लो, x बराबर 6। तो अब जान ही रहे हैं उसकी भी चर्चा, भाई 1 रखो, 6 रखो और फिर आप लिखते चले जाओ। खैर मैं लिख देता हूँ, जब इतना ही लिखा है तो बात को पकड़ाना आवश्यक है। बहुत बढ़िया, 5 6, फिर 6 6 तो नहीं लिखेंगे, बड़ा नंबर चाहिए तो 6 लिखो और 6 के बाद 5 कर दो, फिर 6 के बाद 4, 6 के बाद 3, 6 के बाद 2 और 6 के बाद 1। कितने नंबर्स यहाँ पर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फेवरेबल केस हैं, टोटल केस 30 थे। फिर मैं 15 के ही फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ, जिसको लिख दीजिए कितना, 5/15। आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सुविधा अनुसार ऐसा लिख दिया, बाकी कोई परेशानी थोड़ी है उसमें। अब यहाँ पर देखिए मैं एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूँ और देखता हूँ क्या क्या वैल्यू उसमें रखी जा सकती हैं। तो ये साहब x की वैल्यू जब शुरू हुई थी तो 2 से थी, फिर 3 थी, फिर 4, फिर 5 और 6, मेरे ख्याल से बिल्कुल बराबर रखी है। पहले में आया था 1/15, फिर 3 जब वैल्यू थी तो 2/15 था, इसका 3/15 था, फिर 5 में आ गए थे तो 5 में था 4/15 और 6 में जब आए थे तो था 5/15। ये वैल्यू आ गई। एक्सपेक्टेशन ऑफ x चाहिए हमको, यहाँ थोड़ा सा लेके चलते हैं और यहाँ पर ही मैं बात करूँ, अगर जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोल रहे हैं या इसी को म्यू बोलेंगे, इसलिए लिखते हैं कि आपके दिमाग में चला जाए ये xi pi। तो वैल्यू लिख दीजिए xi मतलब 2 × 1/15 प्लस, मेरे ख्याल से इसका कलर बदल लेना चाहिए, आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर पकड़ेगा इसको। तो मैं ले लेता हूँ चलिए नीले से। तो 2 × 1/15 प्लस 3 × 2/15 प्लस 4 × 3/15 प्लस 5 × 4/15 प्लस 6 × 5/15। देखिए 15 सब में एलसीएम है, इसलिए इसको छेड़ा नहीं था। अब आप चाहें तो बड़े आराम से कैलकुलेट कर लें। 2/15, ये 6/15, फिर 12/15, फिर 20/15, फिर 30/15। नीचे 15 है ही है, 6 2 8, 20 20 40, 40 30 70, तो ये 70/15। ये आसानी हुई कैलकुलेशन में। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 14/3 और यही आपका आंसर है। कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्यार से हो गया सवाल। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको नीचे कर देता हूं, जिससे आप पूरी बातों को एक एक चीज देखिए बता रहा हूं, जिससे आप फील कर सकें। एकदम फंडा जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। यू विल द मास्टर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। बस आपको करना ही है कि सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में देखने हैं, जिससे सारे लॉजिक आप लगा पाएं, ऐसा ना हो कि घोटना पड़ जाए कहीं। खैर इसको नोट कर लिया होगा आपने। इसको और ऊपर ले जाता हूं मैं। ये देखिए यहां तक बिल्कुल बेहतर ढंग से सीखिए। ये भी नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको फिर ऊपर लेके जाते हैं हम लोग बेटा, और यहां तक आपका सवाल हो जाता है बड़े आराम से। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए।
तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी देखिए इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में ऐसे आएंगे लेकिन आप कर लेंगे, कोई इसमें परेशानी नहीं होती बेटा, मैं समझा भी प्यार से रहा हूं आपको। तो 13 में लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। तो x क्या है, x है दो पासे फेंके गए हैं, दोनों पे जो संख्याएं मिली उनका सम है, तो इसको लिख रहे हैं सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। तो मैं बाकी सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, आप समझदार हैं। सम ऑफ द नंबर, चलिए भाई, ऑब्टेन्ड ऑन टू डाइस, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और यहां पे देखिए सीधे तौर पर अगर आप देखें तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाएंगी बेटा, भाई दो पासे फेंके हैं तो किसी पे जीरो तो आता नहीं, किसी पे एक, कम से कम एक एक आएगा, तो शुरू होगा खेल दो से। तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो दो हो सकती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं बेटा एक्स की जो संभव है। अभी हम निकालेंगे, इसको समझाएंगे। यहां पर इन्होंने पूछा है बेटा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वेरिएंस का फॉर्मूला भी याद दिला देते हैं एक बार आपको, और वही चलेंगे हम लोग, मतलब वही निकालना है। वेरिएंस का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। और जब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करेंगे, इसे सिग्मा एक्स लिख देना चाहिए अगर, तो मैं कहता हूं अंडर रूट वेरिएंस एक्स। अभी इसकी चर्चा करेंगे, फॉर्मूला पहुंचना है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमको निकालनी पड़ेगी, इतना हमारी समझ में आए, इसके बिना काम ना हो पाएगा। तो चलिए वही जो सवाल था उस सवाल को शुरू करते हैं लगाना। तो मैं थोड़ा सा कलर बदलता हूं, अब मैं प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं x बराबर 2 की, कि x बराबर 2 है तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी। तो कौन कौन से केसेस मिलेंगे, आप समझदार हैं, दोनों पासों पर एक एक ही संभावना है जिससे दो आ पावे। तो टोटल दो पासे हैं, तो टोटल जो सैंपल स्पेस है वो आउटकम 36 होगा, एक फेवरेबल है तो 1/36 इज दी प्रोबेबिलिटी। आप बात समझ गए होंगे। अब x की बात कर लेते हैं, जब हमारे पास 3 आ जावे, तो 3 कब आ सकता है, आप जानते हैं 1 2 या 2 1, 1 2 या 2 1, दो फेवरेबल केसेस हैं, टोटल है 36, तो ये 2/36 हो गया। अब x की वैल्यू ले लेंगे हम लोग, 3 के बाद 4 ले लो, कलर बदल लेते हैं, दिमाग जैसे पकड़ता रहे आपका। तो मैं यहाँ यहीं लिख देता हूँ, चलिए p की वैल्यू x बराबर 4, तो p x बराबर 4, दोनों का सम 4 लेना है, तो एक पे 1 लो, दूसरे पे 3 लो, ऐसे बनाओ जिससे गलती ना हो। 1/3, फिर 2 2, फिर 3 1। देखिए ये 3 केसेस आपके सामने बन रहे हैं, तो 3/36 हो जाएगा। कोई इसमें कोई स्पेशल चीज़ थोड़ी कर रहे हैं आप, खटाखट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब ये थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पर आ जाते p x बराबर 5, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो गई, पहले में 1 डालो, दूसरे में 4 डालो, 5 बन गया। अब एक को बढ़ाओ, एक को घटाओ, 2 2 मतलब 1 4 और 2 और 3, फिर 3 और 2, फिर 4 और 1। तो देखिए 4 फेवरेबल केसेस यहाँ बन रहे हैं, 4/36 हो गया। कोई उसमें परेशानी नहीं, जल्दीबाजी में गलती ना कीजिएगा बस। फिर कलर बदल लेते हैं, थोड़ा सा बदलाव रहता है तो दिमाग भी चैतन्य रहता है आपका। चैतन्य का मतलब पता नहीं मालूम है कि नहीं आपको। x बराबर 6, तो p लिख दिया। अब 6 का मतलब क्या है भाई, 6 आने के लिए पहले पे मान लो 1 आया तो दूसरे में 5 आना पड़ेगा, फिर 2 और 4 होगा, फिर 3 और 3 होगा, फिर 4 और 2 होगा, फिर 5 और 1 होगा। 6 और 0 तो हो नहीं सकता। तो कितने केसेस बन गए बेटा, 5 2 2 4 5, तो ये वैल्यू हो गई 5/36। ऐसे सारी बनानी पड़ेंगी और कुछ नहीं कर सकते हैं आप। px बराबर, क्योंकि बिना इसको बनाए काम आपका नहीं हो पाएगा। 7 की चर्चा की बात कर रहे हैं तो 1 6 करना पड़ेगा पहला, तभी 7 मिलेगा। फिर 2 लिखो और 7 है 2 5, फिर 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, 2 2 4 2 6, देख पा रहे हैं 6 केसेस फेवरेबल बन रहे हैं, तो 6/36। थोड़ा इसको और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, कलर बदलेंगे। अब x बराबर 8 पे आ जाओ, तो 8 के लिए क्या संभावना है, पहले पे 2 आए,
फिर अगले पे 6 आए तभी 8 बनेगा। फिर ये इसको 3 करो, 5 करो, 4 करो, 4 करो, एक बढ़ाना है, बाजू का घटाना है, उसमें कोई कार्यक्रम ऐसा है ही नहीं कि आप ना कर पाएँ। और देखिए कितने फेवरेबल बन गए, 2 2 4 5, 5 फेवरेबल है तो 5/36। कितना आसान, इट्स सो सिंपल, वेरी वेरी इजी। x बराबर 9 ले लो बेटा। तो 9 की कहानी क्या भाई, दूसरे पे 6 से ऊपर आ ही नहीं सकता, तो 3 से खेल शुरू होगा, तो 3,6 है ना। अब इसके बाद इसको एक बढ़ाओ, उसको एक घटाओ, 9 है ना, 5 4 5, फिर 5 और 4, फिर 6 और 3, खेल खत्म हो गया, 4/36। इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी बनती जा रही है। x बराबर ले लो 10, और छोटा हो जाएगा भाई, दूसरे में 4 4 6, 5 5, फिर 6 और 4, तो ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं 3/36 हो गई। बिल्कुल आराम से चलते रहिए। अब आ गई 10 के बाद 11 आ जाओ। तो 11 के लिए भाई पहले में अगर 5 आए तो दूसरे में 6 आए, और 6 आए तो 5 आए, 2 ही फेवरेबल केसेस मिल रहे हैं मेरे ख्याल से, 6 5 6 6 5 और बिल्कुल 2/36। अब 12 में तो भाई एक ही मिलेगा, 6 और 6 आ जाए, सारा देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने बना डाला, एक फेवरेबल हो गया, टोटल हो गए 36। अब इसी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल, ये सारी निकाली वैल्यू, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना लो। यहाँ कहीं रोक लेते हैं, थोड़ा सा लगे कि वर्किंग हुई है, और यहाँ पे वैल्यू x और px की डाल दीजिए आप। ये रहा x, ये रहा px, और x की वैल्यूज कहाँ से, 2 से शुरू हुई थी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। ये पॉसिबल वैल्यूज थी। मैं इसमें सारी जो प्रोबेबिलिटीज थी वो फीड करता हूँ। 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर 5/36, 4/36, फिर था 3/36, और 11 की बात कर लीजिए तो 2/36, और 1/36 तो हमको दिख ही रहा है। ये इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। 1/36, 2/36, 3/36, ऐसे ही चलते हैं ये, 4/36, 5/36, 6/36, फिर 5/36 और 4 3 2 1, 4 3 2 1। देखिए 1 से लेके 6 तक, फिर 5 से लेके 1 तक, बिल्कुल सिंपल चल रहा है। रही बात एक्सपेक्टेशन ऑफ x या म्यू निकालने की, और म्यू निकालने की चर्चा आप जानते ही हैं, समेशन xi pi से की जाती है, इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36, 4 इंटू, इसको मैं लिखूं अगर 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस 6 इंटू 5/36 प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू 5/36। ऐसे ही बेटा आ जाओ आगे, 9 इंटू 4/36, फिर 10 में आ जाओ तो 10 इंटू 3/36 प्लस 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36। ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 252/36, और ये वैल्यू आपको नेट देगा 7। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x या मीन जो निकाला आपने, इसे आप मीन भी कहते हैं, आपको पता ही है, ये वैल्यू आपकी आ चुकी है 7। अब आप वेरिएंस की बात करते हैं, कलर बदल लेना चाहूँगा, और वेरिएंस में जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं उसमें एक फॉर्मूले में आता है, आपको मालूम है, EX² और माइनस EX का स्क्वायर। तो ये EX तो निकाल लिया है, देखिए 7, ये EX² निकालना है। तो EX² निकालने की क्या कहानी है, EX² निकालने का मतलब है समेशन xi² इंटू PI, ये इसका मतलब है, समेशन xi² इंटू PI। xi² का मतलब है 2 का स्क्वायर इंटू 1/36। मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर लेना चाहिए इसको, इस तरह से लिखेंगे 2² 1/36, और ऐसे कर करके लिख मारिए सब आप। तो 3 का स्क्वायर
इंटू 1/36 और ऐसे ही लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ अब। ये फिर 3 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू, समझ पा रहे होगे कैसे लिखा गया है। अब इसको आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1974/36। तो ये वैल्यू जो निकलेगी 1974/36, ये इसकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेट कर लेना आप। अब यहां पर मैं चलता हूं सीधे वेरिएंस की तरफ, रेड कलर लेते हुए आ जाओ भाई। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स जो निकाल रहे हैं, ई एक्स स्क्वायर हमारी आ गई 1974/36 और ई एक्स हमारी यहां से 7 आई थी, तो 7 का स्क्वायर विच इज 49। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1974/36 माइनस 49 और ये वैल्यू आपकी जाएगी 210/36, जिसे आप लिख सकते हैं 35/6। ये रहा आपका वेरिएंस। इसको आप कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन वगैरह कर डालिएगा और ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब रही स्टैंडर्ड डिविएशन की बात, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है जिसे आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है अंडर रूट वेरिएंस एक्स, और यहां अंडर रूट वेरिएंस हो गया 35/6 और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2.415 और ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से देखिए कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें ऊपर से नोट कर लें पूरा लॉजिक और आपका सवाल पूरा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगला करेंगे हम लोग। तो भाई आ जाओ, ये कुछ कहानी यहाँ से है, कटवट तो नहीं रहा होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप बेटा, फिर हम इसको आगे बढ़ाएं और अगले की चर्चा की जाए। खैर, इसको नोट कर लिया होगा आपने, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये भी नोट कर हो गया होगा मुझे उम्मीद लगती है। अब इसके आगे मैं यहाँ लेके जाता हूँ यहाँ तक और इसको ये भी नोट कर लीजिए और उसके बाद ये थोड़ा यहाँ तक लेके आता हूँ, ये सवाल पूरा ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म हो गया। आगे की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान। लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आसानी से कर लेंगे आप। देखिए कितना सरल है और कितना सरल लगेगा। एक क्लास है 15 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 15 बच्चे हैं, समझ में आता है, जिनकी एज लिखी हुई है। अब ये एज में देखिए इसका जो ऑर्डर है ना वो अगड़म बगड़म है, रैंडम फॉर्म में लिखा हुआ है। खैर, ये 15 एज लिखी होंगी, अभी मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगा जैसे आसानी लगे। One student is selected in such a way, such a manner that each has the same chance of being of chosen, यानी किसी भी स्टूडेंट को आप इक्वली लाइकली है किसी को भी चूज कर सकते हैं। एंड द एज x ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। x क्या है? रैंडम वेरिएबल, जो एज है उसकी। बड़ी अच्छी बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x? इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, बनाएंगे और सब पूछ लिया इन्होंने, मीन बता दो, वेरिएंस बता दो, स्टैंडर्ड डिविएशन बता दो, सब बता दो, बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स भी लिखना चाहिए तो लिख दीजिए, टोटल हैं 15 और इनकी जो एज है उनको सीक्वेंसिंग में लिखना जरूरी है जिससे हमारा दिमाग आसानी से पकड़ पाए। तो मैं 14 सबसे कम है शायद, तो 14 से बेटा शुरू करो। 14 का एक बच्चा यहाँ काटते जाते हैं, फिर ये 14 से जिसे स्टैट्स में करते थे ये 14 हो गए 2, और कोई 14 है और कोई 14 नहीं है। 14 के बाद 15 नंबर आ रहा है तो 15 काट दीजिए। कोई और 15 मिल रहा है क्या? कोई नहीं मिल रहा है। 15 के बाद 16 ऐसे लिखना ज़रूरी है, 16 जिसे आपसे गलती ना हो। 16 कट गया और 16 के बाद एक 16 और मिला, ऐसे रिपीट करिए, फिर नहीं मिला। 16 के बाद 17 नंबर एक यहाँ से मिला है और आगे देखते हैं 17 नंबर एक, देखिए ये मिला और कहीं आगे 17 एक में ये मिला और आगे नहीं है। फिर 18 नंबर की तरफ चले तो 18 नंबर एक ये मिला, फिर कोई 18 नहीं मिला, फिर 19 की मेरे ख्याल से आ जाएगा भी, 19 लिख दिया। 19 ऊपर से देखा, एक 19 ये मिला और 19 एक और मिला। ठीक, 19 के बाद 20 आ जाओ तो 20 आपको ये एक दिख रहा है, फिर 20 एक ये दिख रहा है
और 20, ये ऐसे ही करा करो एग्जाम में, तभी नहीं गलती छूट जाएगा नंबर। 21 कोई और पकड़ा, 21 पकड़ा, ये इन सब मेथड से आपकी गलती नहीं होती है। अब काउंट, अब ये बना लिया फटाक से काउंट कर लो, 15 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फर्स्ट क्लास, सब कुछ मैंने बैठा लिया। अब इसको नोट करने में बड़ी आसानी होती है, सवाल कितने आसानी से होगा। अब बात कर रहे हैं, एजेस हमारे हाथ में है। अब हमारा रैंडम वेरिएबल x था, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, x वैल्यू ले सकता है 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यही एज। तो मैं लिखता हूं p जब वैल्यू लेता है 14 14 से, तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, 2, टोटल बच्चे 15, भाई 2 बच्चों की 14 14 है और टोटल 15 बच्चे हैं, खेल खत्म हो गया इसका। इसी देखिए इससे कितना आसान हो रहा, नहीं बार बार काउंट करना पड़ता, गलती हो जाती। 15 लिखो, 15 में कितना, एक बच्चा है तो 1/15, कलर बदलेंगे, दिमाग पकड़ेगा आपका। x की वैल्यू अब 16 है, 16 है, 16 में कितने बच्चे थे, 2 थे। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, यहां लिख देते हैं भाई, जगह है, px बराबर 17 पकड़ लो, तो 3 बच्चे यहां मिल गए हैं, ये 3/15 है। फिर x बराबर 18 पकड़ लो, 15, फिर px बराबर 19 पकड़ लीजिए, 2/15, मेरे ख्याल से बिल्कुल आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। और कहाँ पे थे, अब p एक और लिख लो यहाँ पर बेटा, x बराबर 20, तो 20 में कितने खिलाड़ी आ गए, 3 लोग हैं, और फिर रहा ये 21। देखिए कितना आसान हो जाता है, थोड़ा सा मेथडोलॉजी को आप एक सीक्वेंस में कर लीजिए और खेल खेलना शुरू कर दीजिए, यही तो समझ लीजिए ट्रेनिंग है भाई। जैसे कोई क्रिकेटर है, वो क्रिकेट में अच्छा फाइनल में परफॉर्म करना चाहेगा, थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी, वही ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, और क्या है। तो ये साफ बन गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ खटाखट, थोड़ा और ऊपर कर लें क्या, हाँ कर लेना चाहिए, थोड़ी जगह मिलेगी। तो मैं यहाँ तक चलते हैं, और ये मैंने यहाँ खींचना चाहता हूँ, वो फोटो रहती करीब भी गड़बड़ हो जाए तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहता उससे। खैर, तो ये मैंने इसका एक टेबल बनाया, और x की वैल्यू शुरू करते हैं 14 से, तो ये 14 हो गई, ये 15, ये 16, ये 17, फिर ये 18, फिर उसके बाद 19, और ये 20, और बेटा ये 21। अब इसमें किसी ऐसे नंबर से भरो जो अलग से दिखे। 14 में हो गया 2/15, 1/15, 2/15, फिर ये हो गया 3/15, 1/15, 19 में आ जाओ, 2/15, 20 में आ जाओ, 3/15, 21 में आ जाओ, 1/15। तो पहला पार्ट ये कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाए। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, पूरा लिख दो भाई x, इस कट्टम मत समझना, रैंडम वेरिएबल लिखा रहता है। तो ये कहानी बन गई। अब इन्होंने कहा मीन बताओ और सारी कहानी बताओ, तो बनाते हैं ले देके। चलिए साहब आगे चलते हैं। अब इसका निकालेंगे मीन। क्वेश्चन में बोले हैं ना कि मीन बताइए, तो साहब मीन का मतलब हो गया म्यू या एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जैसे दिमाग में घुस जाए, समेशन xi pi। समझ पाए होंगे, xi pi करते आ रहे हैं, तो लिखोगे 14 इंटू 2/15, मैं 2 3 लिखूंगा, बाकी छोड़ दूंगा, बाकी छाप लेना, 15 इंटू 1/15, प्लस इसी तरीके से 16 इंटू 2/15, और ऐसे ही सारा लिख देना बराबर में। आप समझदार हैं, इतना तो लिख ही लेंगे। अब इसको लिख के जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 263/15। अगर मैं पॉइंट में बात करूं तो 17.53 इसका आंसर आएगा मीन का। अभी देखते हैं आगे क्या हालचाल रहता है। तो ये आपने मीन निकाल लिया पहला। अब मीन के बाद आपके हाथ में है वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस के लिए आपको EX² निकालना पड़ता है पहले, जो फॉर्मूला पढ़े। इसका मतलब है EXI² इंटू PI। इसका मतलब होता है जिसे 14 का स्क्वायर करो इंटू 2/15 लिखो, प्लस इसका 15 का स्क्वायर करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा आपको, ये 1/15 लिखो, और इसी तरीके से बाकी के लिए भी लिख मारिए आप। मेरे ख्याल से आप इसको लिख लेंगे
और ये जो वैल्यू आपके सामने आएगी 4683 अपॉन 15, ये ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को, अब वेरिएंस ऑफ एक्स लिखना है हमको, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और कलर को फिर से बदलते हैं, जिसे मैं लिख रहा हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स, जिसे आप लिखेंगे ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर वैल्यू है 4683 अपॉन 15 और ई एक्स स्क्वायर जो कि ऊपर वैल्यू थी 263 अपॉन 15 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेट करेंगे तो 312.20 माइनस इसका स्क्वायर जो करेंगे आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी 307.4 और करीब करीब 4.8 इसका आंसर आता आपको दिखेगा। ये आप इसको घटा जोड़ दीजिएगा, ये मोटा मोटा आंसर दिखेगा। अब स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करते हैं हम लोग, तो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आप जानते ही हैं, ये होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस है 4.8, इसका रूट लोगे तो 2.19 इसका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए आराम से सारा सवाल हो गया, कोई भी टेंशन नहीं है। इसको कॉपी कर लें आप और इसको आराम से लिख लें। तो मेरे ख्याल से ये, हाँ ये कुछ हद तक उधर ले जाओ, ठीक है साहब। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगला सवाल जो भी है इसको देखेंगे। ये कॉपी कर लिया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर तो आप कर ही लेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ पे आके मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने कर लिया है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आओ बेटा, तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही सरल है। देखिए ये बस इसमें लिखा है ऐसा कि आप डर जाएं, बाकी 3 लाइन का सवाल है। मतलब देखिएगा आप, क्वेश्चन बोला हुआ मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। क्वेश्चन कैमरे में चेक कर लूँ, कटना नहीं चाहिए, आ रहा है। तो इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर ए सर्टेन प्रपोजल, 70% लोग फेवर करते हैं किसी प्रपोजल का और 30% लोग उसको अपोज करते हैं। ठीक है साहब। ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम और लेट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स हमारा 0 होगा इफ ही अपोज्ड, यानी कुल मिला के विरोध करना पड़ेगा, और x बराबर 1 होगा हमारा जब हमारा फेवर होगा। ठीक है साहब। फाइंड ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब मीन निकालना, और वेरिएंस ऑफ एक्स बिल्कुल निकालेंगे। देखिए p जब लिखूंगा x बराबर 0, तो आप जान रहे हैं अपोजिशन, तो 30% लोग अपोजिशन करते हैं। परसेंट का मतलब होता है 30%, का मतलब 30/100, ये अपोजिशन हो गया। चाहो तो इसको 3/10 लिख लो, चाहो क्या लिख ही लो। अब इसी तरीके से x बराबर 1 के लिए देखिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 70% इसको इसके फेवर में है, तो 70/100 विच इज इक्वल टू 7/10। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कितना सरल। अब यहाँ पर मैं यहाँ ले जाता हूँ नीचे, चलिए यहीं इसके ऊपर बनाना पड़ जाएगा। जब भी इसके ऊपर लिखना होता थोड़ा कंफर्टेबल मैं नहीं रहता हूँ, कोई इसका जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अक्सर दिक्कत रहती है। तो x वैल्यू 0, 1, दो वैल्यू हो सकती हैं 0, 1। जब 0 हुई तो ये हुई 3/10, और जब ये x 1 हुई तो ये हुई 7/10। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका इन्होंने पूछा था मीन और वेरिएंस, तो मीन निकाल देते हैं इसमें। अब है ही क्या, तो मीन आप जानते ही निकालने का तरीका कि म्यू या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो ये बोल रहे हैं, समेशन xi pi। xi का मतलब 0 × 3/10 प्लस 1 × 7/10। तो मीन आप देख रहे हैं 7/10 हो जाएगा। पहला वाला तो वैल्यू अपने आप ही 0 हो गया। रही बात वेरिएंस की दी, तो वेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता है, जिसे आप समेशन xi स्क्वायर pi का जिक्र करते हैं। तो 0 का स्क्वायर इंटू 3/10 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 7/10। यहाँ आप देखिए तो फिर से वैल्यू क्या मिल रही है हमारी, 7/10, ये वैल्यू यहाँ पर मिल गई, आप देख पा रहे होंगे। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वेरिएंस ऑफ एक्स, ये वेरिएंस ऑफ एक्स वैल्यू क्या हो गई बेटा, ये हो गई
ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स का स्क्वायर मतलब 7/10 और इसमें से 7/10 का स्क्वायर आप घटा दीजिए, तो ये वैल्यू हो गई 7/10 माइनस 49/100। आप देखिए ना, इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है। और एलसीएम ले लो 100, ये हो गया 70 माइनस 49, घटा वटा डालो 21 आ रहा है, 21/100 आंसर आ चुका है। स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेंगे, रूट ले लेना, खत्म हो गया सवाल। डराने के लिए था और कुछ था थोड़ी, देखिए तो सरल है, एग्जाम में आएगा और जिस बच्चे नहीं पढ़ा वो डर जाएगा, इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। फंडा क्लियर आपका। मैंने बस यही बोला कि आप सीक्वेंस में जो मैं लेक्चर्स आपको प्रोबेबिलिटी की प्रोवाइड करा रहा हूं उसको पढ़िए, यू विल बी द किंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, पक्का है, कोई रोक नहीं सकता आपको। खैर, इसके आगे का नोट करें आप। जबरदस्त प्रोबेबिलिटी, आपने ऐसी प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं होगी। आप शांति से फॉलो करें लेक्चर और आपको बहुत ज्यादा फ्रूट्स मिलेंगे। खैर, ये सवाल हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। आइए तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कितने प्रेम पूर्वक ये सवाल, एमसीक्यू है लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। लिखा है द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, क्या निकालना है? मीन। मीन मतलब म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई, एक पासा है, पासे पे आप जानते हैं कि उसके 6 फेसेस होते हैं। हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, एक लिखा है 3 फेसेस पर, 2 लिखा है 2 फेसेस पर और 5 लिखा है 1 फेस पर। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 6 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं इसके, ये आप जानते ही हैं, बड़ी अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब निकालना मीन है, तो मीन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। तो पहले x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? x वैल्यू ले सकता है 1, 2, 5, क्योंकि जब फेंके हो तो जो नंबर छपा वही तो आ सकता है। तो मान लीजिए x आ गया 1, तो 1 में तीन पॉसिबल, 3 फेवरेबल केसेस, तो 3 फेसेस हैं जो 1 शो कर सकते हैं। तो 3/6 टोटल 6 होते हैं, ये 1/2 हो गया। कितना सरल। x की वैल्यू मान लो 2 लेनी है, तो 2 आने के लिए 2 फेसेस हैं, 2 फेवरेबल, टोटल 6 फेसेस, ये 1/3। इसी तरीके से मान लीजिए x हमारा 5 आना है, तो 1 फेवरेबल, टोटल 6, ये हो गया 1/6। हो गया काम खत्म। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दो, ये रहा x, ये रहा px, बढ़िया एकदम। 1, 2, 5, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 और 5 की कितनी आ गई? 1/6। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। चाहिए हमने को मीन, तो मीन निकाल लेते हैं, कोई भी परेशानी का कोई मतलब नहीं है। और मीन के लिए म्यू यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी समेशन सिग्मा xi/pi, समेशन बोलिए, सिग्मा बोलिए, जो सब बोलते हैं, तो आप जो भी बोलते हो, 1 × 1/2, 2 × 1/3 और 5 × 1/6, ये मीन निकल आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एलसीएम हो गया 6, 3, 4, 5, तो 5 और 3 8, 4 12, 12/6 और ये 12/6 का आंसर होता है 2। तो यही आपका आंसर है। देखते हैं कि आंसर किस ऑप्शन में मिल रहा है। वर्किंग आप देख ही रहे हैं पूरा, और ये ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, और आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए कैसे हुआ है, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। तो ये आप नोट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, नोट कर लें इसको पॉज करके, और ये बाकी जो वैल्यू है यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर लेंगे और क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं इसके आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। आओ बेटा, तो बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आखिरी सवाल। कितने आसान से होगा, देखिए मजा आ जाने वाला है आपको। सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 ताश के पत्ते निकाल रहे हैं, रैंडम पैक ऑफ एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते दिखाने हैं आपको। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एसेस, रैंडम वेरिएबल एक्स है जो शो करता है नंबर ऑफ इक्का, मतलब एसेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी मीन पूछ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा पहले हमें, है ना? ठीक है। अब यहां पर 2 कार्ड निकाले हैं, तो हम लोग का एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, भाई एक हो सकती है कोई इक्का ना निकले, या एक में इक्का निकले, या दोनों में इक्का निकले।
तो पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 दो कार्ड निकाले हैं ना, तो किसी में एक का नहीं निकला 0, किसी एक में निकला, किसी दो में निकला, ठीक, 3 में तो निकल नहीं सकता, कार्ड ही 2 ड्रॉ किए हैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं बेटा, मेरे ख्याल से यहां बना लेते हैं, समझ में आएगा। P लिखते हैं, x बराबर लिखा 0, x बराबर 0 का मतलब है नो एस इज ड्रॉन, नो इक्का, नो एस इज ड्रॉन, ये लिख रहा हूं जिससे आप बात को पकड़ पाए। तो आप जानते ही हैं कि कितने तरीके से इक्के नहीं ड्रॉ हो सकते, 48 C2 और नीचे कितना है 52 पत्तों में से 2 निकाले हैं, तो 48 C2 अपॉन 52 C2, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे तो आप बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। 48 अपॉन 47, 2 नीचे से कट जाएगा, इसको 52 इंटू 51 लिख दीजिए, ये वैल्यू है 188 अपॉन 221। x बराबर 0 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसी के नीचे मैं कोशिश कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1 की निकालने की। x इज इक्वल टू 1 निकालने का मतलब है एक इक्का निकले और दूसरा इक्का ना निकले, तो P1 एस एंड अदर जो है 1 नॉन एस, एक इक्का है और दूसरा इक्का नहीं होना चाहिए। तो आप पहला मान लीजिए इक्का निकालते हैं, तो 4 में से C निकाला इक्का, फिर इक्के ना हो तो 48 C1 और नीचे इसको थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, 52 C2 तो नीचे रहेगा। इस तरीके से देखिए निकाल सकते हैं 4 C1 इंटू 48 C1 और ये वैल्यू हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे 32 अपॉन 221, ये वैल्यू हो गई x बराबर 1 की बेटा। बहुत ही सुंदर तरीके से, कोई परेशानी नहीं। अब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, जिसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, कलर भी चेंज करना चाह रहा हूं, तो ये P लिखा और x बराबर 2 डाला। इसका क्या मतलब है, दोनों में इक्का मिल जाए, 2 एसेस आर ड्रॉन, 2 एसेस आर ड्रॉन बाई, पहले में भी इक्का दूसरे में भी इक्का, ऐसी सिचुएशन बने तो 4 C2 4 इक्कों में से 2 निकालना है और 52 पत्तों में से 2 निकालना है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 221। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, यहीं खींच लेते हैं बेटा, दिख रही है वैल्यू, शायद आराम से कर पाए। ये देखिए यहाँ पर x लिखी, px लिखी और x की वैल्यू 0 थी, 1 थी, 2 थी, और ब्लैक कलर ले लो भाई अलग से दिखे। 0 की कहानी थी तो 188 अपॉन 221 था, 188 अपॉन 221, 1 वैल्यू थी तो थी 32 अपॉन 221, और जब 2 वैल्यू थी तो वैल्यू थी 1 अपॉन 221 अपॉन 221। ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमको निकालना है मीन, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा बेटा, और यहां पर आप निकाल रहे हैं म्यू या एक्सपेक्टेशन ऑफ x, कलर बदलना चाह रहा हूं, और इसको लिखेंगे समेशन xi pi, यानी 0 इंटू 188 अपॉन 221, फिर यहां पर प्लस 1 इंटू 32 अपॉन 221 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 221। अब आप समझदार हैं, 0 का तो खेल ही खत्म हो गया, 221 तो एलसीएम में है, 32 और एक और जोड़ 32 और ये 2 34 आ जाएगा, तो 34 अपॉन 221 इसकी वैल्यू है। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 अपॉन 13 आपको आंसर मिलेगा। अब देख लेते हैं कि 2 अपॉन 13 किस में ऑप्शन दिया गया है, और वही खेल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तो इसको मैं डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, जिससे आप इसको नोट कर सकें। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो ये सारे सवालों को इतने सुंदर तरीके से आप बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, नोट कर लिया होगा। आगे लेके जाते हैं बेटा यहाँ तक, और ये भी आप नोट कर लीजिए। आपने देखा कि इस तरह से पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने खत्म की, एक एक बारीक बारीक पॉइंट को समझते हुए। आपसे यही मेरा रिकमेंडेशन और सजेशन होगा कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिएगा, जंप मत करिएगा, क्योंकि बहुत 90% बच्चे सोचते फट से काम खत्म हो जाए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा फिर आपका। तो आप जंपिंग मत करिएगा, आप लेक्चर देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और देखिए कहां से कहां, यहां से यहां पहुंच जाएंगे आप सिखा देंगे दूसरों को प्रोबेबिलिटी।
बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेक्चर्स हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू बेटा, बाय।